जय हिंद। मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प विद संदीप के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं वीर, मैं आपको भारतीय भूगोल का अध्ययन करा रहा हूं और भारतीय भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत हमने आपको पड़ोसी देशों के बारे में और भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करा था। उस सीरीज को हम वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सोलर सिस्टम या सौर मंडल। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो भारत के लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला टॉपिक है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। यानी एक तरह से देखा जाए तो यह भारत के सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाला बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा भी हो जाए या फिर शॉर्ट भी हो जाए, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर आप समझ को बेहतर करना चाह रहे हैं, सौर मंडल को आज इस तरह से बताएंगे कि शायद ही ऐसा आप पहले पढ़े हो फिर जाने हो। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में साथियों? सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, हम एक एक पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है। थोड़ा देखिए, हम सारा चीज पीपीटी में बनाए हुए ऑलरेडी, ठीक है, हम समझाएंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं मौखिक रूप से समझाने का प्रयत्न करना चाहूंगा यहाँ पे, और समझिएगा आप सब। ठीक है, जी हाँ, समझिएगा। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं सौर मंडल की। किसकी? सौर मंडल की। तो जो सौर मंडल है ना, सौर मंडल, इसके बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो एक व्यक्ति का नाम आता है कापरनिकस। किसका? कापरनिकस का। किसका साथियों? कापरनिकस का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके बारे में सामान्यतः पूछ लिया जाता है। ठीक, सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो सौर मंडल का मुखिया होता है सूर्य। ठीक है, सौर मंडल में कुल कितने बड़े ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 बड़े ग्रह हैं साथियों। कितने? 8 बड़े प्लैनेट्स हैं, 8 बिग प्लैनेट्स हैं। ठीक है, 8। उसके बाद सौर मंडल से इसी प्रकार से तरह तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आज हम उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे, सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम की। तो साथियों यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, पहली बात हम समझेंगे कि सौर मंडल होता क्या है, सोलर सिस्टम क्या है। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सौर मंडल का सामान्य सा परिभाषा, सामान्य सा डेफिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सौर मंडल में। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सौर मंडल का मुखिया कौन होता है बच्चों? तो जो सौर मंडल का मुखिया होता है वो होता है सूर्य, यानी कि द सन, है ना। सन क्या होता है? सौर मंडल का मुखिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे सूर्य के बारे में, सन के बारे में। तो ये जानते हैं, यह सौर मंडल का मुखिया होता है, यानी कि सूर्य सौर मंडल का मुखिया होता है। सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है, एक स्टार है। और मैं आपको बता दूं, स्टार की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, गुण होता है कि जो तारे होते हैं वे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। तो उनका अपना स्वयं प्रकाश होता है। ठीक है, प्लैनेट्स का नहीं होता, तारों का होता है। ठीक, जी हाँ। और अगर हम आगे बात करें तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो सूर्य है साथियों। कौन सा? सूर्य है। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारा को क्या कहते हैं? देखिए, सूर्य का सबसे नजदीक स्थित तारा की बात कर रहा है, प्लेनेट की बात नहीं कर रहा है, ग्रहों की बात नहीं कर रहा है। अभी किसकी बात कर रहा है? स्टार की बात कर रहा है, तारा की। तो सूर्य के सबसे नजदीक स्थित जो स्टार है, जो तारा है, तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है उसका? नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसके बारे में साथियों प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पूछा जा चुका है ना, कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक, और जैसा कि मैंने बताया कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो कॉपरनिकस ने किया था। किसने किया था साथियों? कॉपरनिकस ने। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है और एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। सूर्य के चारों ओर 8 बड़े प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। कितने? सूर्य के चारों ओर कितने बड़े प्लैनेट्स हैं जो चक्कर लगाते हैं? तो 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
देखिए साथियों, हमने इंग्लिश में भी लिखा है, हालांकि हम इंग्लिश पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं अगला वाला जो लेक्चर होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लेके चलने का प्रयत्न करूंगा। हालांकि इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। सन, इट इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि हेड है, मुखिया है, ठीक। सन इज अ स्टार, सन क्या है? एक तारा है। इट इज द लार्जेस्ट बॉडी इन द सोलर सिस्टम, यानी यह सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है? पिंड है, ठीक है। द नियरेस्ट स्टार टू द सन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, यानी सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारे का नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। कॉपरनिकस डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, यानी सौर प्रणाली की खोज के बारे में किसने बताया, या फिर सौर प्रणाली के बारे में हमको किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया। 8 बिग प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन, यानी 8 बड़े प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वे क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग एक एक पहलुओं पर अच्छे से बात करेंगे, आराम से समझते हुए चलेंगे चीजों को, ठीक है। अभी यहां आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये सौर मंडल का है, ठीक है। हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत मतलब पूरी तरह से चर्चा करेंगे। देखिए यहां पर जो चीज आपको दिख रहा है अभी, ठीक है, इसका नाम है सूर्य। ये क्या है? ये है सूर्य। क्योंकि ये जो ग्रह है ना साथियों, ग्रहों के बारे में भी कई बार इसके ग्रहों के अंग्रेजी नाम दिया जाता है ना। जैसे आपसे पूछ दिया जाता है कि भैया सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार की दृष्टि से, और उसमें ऑप्शन में दे दिया भैया वीनस है, जुपिटर है, नेपच्यून है, यूरेनस है। भैया ये तो अंग्रेजी नाम है, और ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है, सामान्य वनडे एग्जाम में भी, ठीक है, पुलिस में भी, एसएससी में भी। तो हम लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों नाम को समझेंगे। तो ये क्या है? सूर्य यानी कि सन है, ठीक। हमने जैसा कि बताया कि सूर्य के चारों ओर कितने बड़े ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो आपने भी जाना और हमने बताया भी आपको कि सूर्य के चारों ओर कुल 8 बड़े ग्रह हैं जो कि चक्कर लगाते हैं। कितने हैं? कुल 8 बड़े ग्रह हैं जो कि चक्कर लगाते हैं। अब हम अगर उन 8 ग्रहों की बात करें तो सबसे पहला है मरकरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में बुध कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बुध कहते हैं। दूसरे ग्रह की बात करें तो दूसरे ग्रह का नाम है वीनस, और इस जो वीनस ग्रह है इसका नाम है शुक्र। क्या नाम है साथियों? शुक्र। तीसरा ग्रह हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है। क्या है? पृथ्वी। चौथा ग्रह का जो नाम है, चौथा ग्रह जो चौथा प्लेनेट है, इसका नाम है मार्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मंगल, ठीक है। जो पांचवा ग्रह है इसका नाम है जुपिटर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? जुपिटर कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। क्या कहते हैं? बृहस्पति। और जो छठा ग्रह है इसका नाम है सैटर्न, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शनि ग्रह, ठीक है। और जो सातवां ग्रह इसका नाम क्या है? यूरेनस। यूरेनस इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अरुण। क्या कहते हैं? अरुण। और जो आठवां है, जो एकदम लास्ट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको वरुण, ठीक है। एक और प्लेनेट था, ठीक है, पहले आपको पता होगा 2006 से पहले कुल 9 ग्रह थे। कितने? 9 ग्रह थे। जो 9वां था उसका नाम था प्लूटो, जिसको हम लोग यम भी कहते थे। क्या था? प्लूटो। और जिसको हम लोग यम भी कहते थे। क्या कहते थे? यम, ठीक है। क्योंकि यम जो था जब परिक्रमा कर रहा होता है तो यह दूसरे ग्रहों की कक्षा को भी काट देता है, ठीक है। इसीलिए प्लूटो यानी कि यम को किस श्रेणी में रख दिया गया? इसको रख दिया गया बौने ग्रह की श्रेणी में। किसमें? बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, ठीक है। तो उसको हटा दिया गया। तो अभी कुल कितने ग्रह बच गए? तो टोटल ग्रह बच जाते हैं 8, जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिनका नाम हमने आपके समक्ष लिया और बताया भी। तो सबसे पहले क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह, ठीक है। मैं हिंदी में भी इनका नाम ले ले रहा हूं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मैं 1 सेकंड के लिए हट जा रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले सकते हैं, ठीक है जी हाँ। अब आइए आगे हम बात करते हैं इस पर, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं इसी बारे में यहीं पर चर्चा कर लेता हूं। जैसे जो बुध है, देख रहे होंगे कि भैया सूर्य के सबसे पहले सबसे नजदीक कौन आ रहा है? बुध। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित कौन सा प्लेनेट है? तो कौन है? बुध है, यानी कि मरकरी है, ठीक है। अंग्रेजी में भी नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि अंग्रेजी में पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? वीनस। अब जो वीनस है इसके बारे में कहा जाता है कि भैया इसको सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, बहुत सारी चीजें कही जाती है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह है। तो इन सभी ग्रहों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, हम एक एक पॉइंट्स पर अच्छे से और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं, ठीक है।
जी हाँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अच्छा एक चीज तो हमने आपको बताना भूल ही गए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे हमने मेंशन किया हुआ है, इधर ध्यान दीजिए। देखिए ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह हैं। इन चारों ग्रहों को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी इनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनर प्लैनेट्स में कौन कौन आएंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन चारों को हम लोग इनर प्लैनेट्स कहते हैं, यानी आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन चारों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, इन चारों को कहते हैं हम लोग बाह्य ग्रह। क्या कहते हैं साथियों, बाह्य ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह, इनको हम लोग आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। समझ रहे हैं ना, तो इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, ये 8 ग्रहों को 2 अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया। अब अगर आपसे पूछा जाता है, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह यानी इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स को कौन अलग करता है, तो इन दोनों को अलग करते हैं साथियों क्षुद्र ग्रह। कौन अलग करता है, क्षुद्र ग्रह अलग करता है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह कहां होते हैं, जुपिटर और मार्स के बीच में पाए जाते हैं, यानी कि बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच में जो छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, इनको मेटेरॉइड्स कहते हैं ना, एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स कहते हैं अंग्रेजी में, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह है ये किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो किसके किसके बीच में, जुपिटर और मार्स यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इसी के बारे में अगले पेज पर चर्चा किया गया, हालांकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पर चलते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, यहां समझने का प्रयत्न करिएगा आप सब। ठीक है, ध्यान दीजिए। जी हाँ, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ये सन है, सन के तरफ 8 प्लैनेट्स है जो कि चक्कर लगाते हैं, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट्स कहते हैं, मतलब कि आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में ही बोल दे रहा हूं और लिख भी दे रहा हूं। ठीक है, आंतरिक ग्रह कहते हैं, हालांकि यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है। और आंतरिक ग्रहों में कौन कौन शामिल है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लैनेट्स कहते हैं। बाकी जो 4 हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। यहाँ हमने लिखा भी, यानी कि बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट्स। इसमें कौन कौन शामिल है, एक बार देख लेते हैं फिर से, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, जी हाँ। अब यहाँ पे देख रहे होंगे छोटे छोटे व्हाइट वर्ड से आपको डॉटेड लाइन, मतलब डॉट दिख रहे होंगे। ये जो डॉट है ये इनको हम एस्टेरॉइड्स या मेटेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक, अब ये क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो क्षुद्र ग्रह है, मार्स यानी कि मंगल, और यहाँ पे जुपिटर यानी कि बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति, इन 2 ग्रहों के बीच में क्या पाया जा रहा है, मेटेरॉइड्स यानी कि एस्टेरॉइड, जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, यहां देखिए आपको प्लूटो को भी दर्शाया गया, जबकि ये क्या करता है, अभी इसको कौन सा ग्रह घोषित कर दिया गया है, बौना ग्रह। तो ठीक है, ये आपके ग्रहों में शामिल नहीं किया जाएगा, बौने ग्रह में आएगा। ठीक है ना, क्लियर। ठीक, जी हाँ, ये हो गया आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अब हम एक एक ग्रहों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे और समझेंगे, लेकिन उससे पहले भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसको समझ लेते हैं, जो कि सामान्यतः आपसे पूछ लिए जाते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं वहां पे। ठीक है, तो आइए समझते हैं उन पॉइंट्स को, वो पॉइंट्स क्या है। ठीक है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह किसके द्वारा अलग होते हैं, तो क्षुद्र ग्रह के द्वारा अलग होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाया जाता है, हमने आपको ये भी बताया। देखिए मैं अंग्रेजी में नहीं बताते चल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे सुन लीजिएगा, द इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स आर सेपरेटेड बाई एस्टेरॉइड्स। ठीक है ना, ओके, द एस्टेरॉइड्स इज फाउंड बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, जो कि हमने हिंदी में समझाया कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम,
सूर्य से, जैसे यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम क्या है, तो वही जो आपने देखा। अगर सूर्य से दूरी के क्रम में कहेगा तो आपका वही आएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, जिसको हम अंग्रेजी में अगर पढ़े तो मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। ठीक है, ये 8 हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजी में भी देख लेते हैं, मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये 8 हो गए। क्लियर? अब सूर्य से ग्रहों का आकार घटते क्रम में देखिए, यहां से प्रश्न बना हुआ 2-3 प्रश्न। आकार के घटते क्रम में ग्रहों का क्रम बताइए। जैसे कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, यानी सबसे बड़ा से लेकर सबसे छोटा तक का, है ना, पूछा जा रहा है आपसे। आकार की दृष्टि से कह रहा है। तो अगर हम बात करें आकार की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण, फिर उसके बाद पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। ठीक है, आइए जो आकार के क्रम में है ना, इसको मिनट में याद कर लेते हैं हम लोग मैप के माध्यम से। आइए समझते हैं, फिर मैं आपको मैप पे लेके आने का प्रयत्न कर रहा हूं और समझिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं 2-3 बार आपको मैप पर लेकर के आऊंगा, क्योंकि यहाँ जरूरत है। ठीक, देखिए अगर आकार की दृष्टि से बात करेंगे, बताइए जो चित्र जितना दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन सा ग्रह दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा कौन सा प्लेनेट दिख रहा है? तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे बड़ा आपको यही जुपिटर ही दिख रहा होगा। ठीक है, तो जब आकार देखिए, सूर्य से दूरी के क्रम में पूछेगा तो यही मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आकार की दृष्टि से आपसे पूछ लिया, तब आपका उत्तर क्या होगा? तब सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून, यानी बृहस्पति शनि अरुण वरुण, जो अंतिम के 4 है ना, उनको उठा के आप पहले रख दीजिएगा। ठीक है, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये जो अंतिम के 4 है उसको पहले रख दीजिएगा। फिर आप करिएगा क्या? फिर पृथ्वी को उठाइएगा, फिर वीनस को, फिर मार्स को, फिर मरकरी को। देख रहे हैं ना, उन चारों को तो क्रम से रख दीजिएगा। फिर उसके बाद अपने पृथ्वी को उठा लीजिएगा और पृथ्वी की जो बहन है उसको उठा लीजिएगा। तो पहले किसको उठाना है? पृथ्वी को, फिर पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र को। ठीक है, फिर उसके बाद फिर यहाँ आइएगा, फिर मंगल को उठा लेना है, और सबसे छोटा तो आपको पता भी है बुध ही है, यानी बुध को आपको सबसे अंतिम में रख लेना है। ठीक है, शुरुआत में जो बाह्य ग्रह हैं उनको रख लेना है, उन चारों को। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी रहेगी। ठीक है, और 6वें पे पृथ्वी की बहन रहेंगी, यानी ये दोनों बहनें क्या रहेंगी? साथ में रहेंगी। और अंतिम में आपको पता है कि बुध रहेगा। आपको एक नहीं पता है तो मंगल का आप रख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी ध्यान रख लीजिएगा पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ, तो आकार की दृष्टि से भी हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग जहां पर थे उसी पर आगे बढ़ते हैं, यहां पर थे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है, इसको समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, शुक्र तथा अरुण ग्रह पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। शुक्र तथा अरुण पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि अन्य सारे ग्रह सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है सूर्य का। ठीक है, जबकि शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब इसको भी समझने के लिए आपको एक बार फिर से मैं मैप पर लाऊंगा। देखिए, समझाने के लिए ही मैं मैप पर ला रहा हूं बार बार, ताकि आपके मन मस्तिष्क में सदैव के लिए बैठ जाए, कभी भी इसके बारे में डाउट उत्पन्न ही ना हो। देखिए, कौन कौन सी ग्रहों की हमने बात किया साथियों? तो हमने बात किया वीनस यानी कि शुक्र का, और भैया किसका? यूरेनस यानी कि अरुण का। मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, अरुण यानी कि वीनस, सॉरी अरुण यानी कि यूरेनस, शुक्र यानी कि वीनस। तो शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य का चक्कर कैसे लगाते हैं? पूरब से पश्चिम। ध्यान रखिएगा, पूरब से पश्चिम। बाकी अन्य सारे ग्रह, हमारे पृथ्वी को भी शामिल करके अन्य सारे 6 ग्रह पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते हैं, और ये दोनों पूरब से पश्चिम। अब कहेंगे भैया कि ये हमको याद करने में बड़ी कठिनाई होती है कि कौन पूरब से पश्चिम है, कौन पश्चिम से पूरब है। तो यहाँ पे बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, शुरुआत का दूसर का और अंतिम से दूसर का। शुरुआत का दूसर का और अंतिम से दूसर का, ये दोनों ऐसे हैं
जो कि पूरब से चक्कर लगाते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। शुरुआत से दूसर का और अंतिम से दूसर का जो ग्रह है ये कैसे चक्कर लगाते हैं, पूरब से पश्चिम, और बाकी लोग कैसे लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व। तो शुरुआत का दूसर का और अंतिम का दूसर का आप याद रख लीजिएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि बस समझ एक विकसित कर लीजिए, आपका ऐसे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं केवल इन दोनों ग्रहों का तो ले सकते हैं। ठीक है, आपके समक्ष है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे जिस चीजों को हम लोग समझ रहे थे ना, ठीक है, यहीं पर थे हम लोग, ध्यान दीजिए। तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक एक ग्रहों के बारे में, एक एक प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे, मरकरी के बारे में समझेंगे, यानी कि बुध ग्रह के बारे में समझेंगे, मरकरी प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में क्या समझेंगे हम लोग, कि यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, आकार की दृष्टि से आपने देखा ही होगा। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी है। ठीक है, जी हाँ। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित प्लेनेट कौन सा है, तो कौन सा साथियों, मरकरी है। ठीक है, यहां मैं अंग्रेजी में भी पढ़ते हुए चलूंगा। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यानी सेकेंड पॉइंट, इट इज अ प्लेनेट लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द सन, यानी सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह। ठीक, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। अरे बच्चा बताइए जरा सा, कितने दिन में पूरा कर रहा है, 88 दिन में पूरा कर ले रहा है सूर्य की एक परिक्रमा। ठीक है, इट कंप्लीट्स ईस्ट रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 88 डेज, यानी कि जो बुध ग्रह है यह 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि पृथ्वी कितने दिन में करता है, तो 365 दिन लग जाते हैं इसको। समझ रहे हैं, जिसको हम लोग सौर वर्ष भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना, आगे हम चर्चा करेंगे उसकी। तो पृथ्वी 365 दिन में लगाती है, जबकि बुध कितने दिन में लगा लेता है, तो बुध केवल और केवल 88 दिन में लगा लेता है। सॉरी, कितने दिन में, 88 दिन में। तो आपसे प्रश्न बनता है कि वह कौन सा प्लेनेट है, वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे न्यूनतम समय में लगाता है, यानी सबसे कम समय में लगा लेता है। तो कौन सा ग्रह साथियों, तो वह है मरकरी, यानी कि बुध है। ठीक है, जी हाँ। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इस कारण यहां जीवन संभव नहीं है। देखिए, जो मरकरी है ना, जो बुध है, यहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसीलिए वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण यहाँ पे जीवन नहीं है। हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल है तो हमारी पृथ्वी पर जीवन है, यहाँ वायुमंडल नहीं तो यहाँ पर जीवन भी नहीं। ठीक है, ओके। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म तथा रात अत्यधिक बर्फीली होती है, दिन अत्यधिक गर्म और रात अत्यधिक बर्फीली होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें डे की, दिन की, तो यहाँ दिन में जो टेम्परेचर होता है लगभग 420 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। कितना, 420 डिग्री सेल्सियस। और हमारे भारत में, हम लोग भारत में रहते हैं, भारत में गर्मी के दिनों में जब लगभग 45% यानी 45 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तक जब तापमान जाता है तो क्या कर्म होता है, हम लोगों का क्या हाल होता है, वो आप लोग उससे रूबरू है। ठीक है, तो सोचिए कि जब 420 डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान, कितना जल्दी पिघलेगा आप अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। और अगर हम बात करें रात की, तो रात में पता है, रात में यहाँ पे -170 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो जाता है, यानी रात को एकदम पूरा बर्फीला और दिन में पूरा भैया आग। ठीक है, ये तो यहाँ का जो तापांतर बहुत अधिक है। अगर हम बात करें कि इस ग्रह पर तापांतर कितना है, तो कितना है, 600 डिग्री सेल्सियस। ये तापांतर है, तापों का अंतर। ठीक है, ओके। बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी जो सूर्य से, ध्यान रखिएगा, जैसे सूर्य है ना, मैं यहां बना देता हूं, ये मान लेते क्या है, ये सन है। तो सन के पास सबसे पहले कौन है, बुध है, फिर उसके बाद कौन है, शुक्र है। ना सिर्फ बुध, बल्कि बुध के साथ साथ शुक्र, ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, तो जिनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, वे कौन से दो ग्रह हैं, तो वे दो प्लैनेट्स हैं, बुध और शुक्र, यानी कि मरकरी एंड वीनस है। ठीक है, जी हाँ। आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे शुक्र पर, वीनस पर। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, इसके बारे में कई सारे प्रश्न पूछे गए वीनस के बारे में, यानी कि शुक्र के बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट किया, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। यानी सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान इसका, दूसरा है बच्चों। कौन सा है, दूसरा है। ठीक है, यह सूर्य का चक्कर कैसे लगाता है, देखिए यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, अभी मैंने आपको पीछे ही बताया कि यह सूर्य का चक्कर कैसे लगाता है, पूरब से पश्चिम, पूरब से
पश्चिम दिशा में लगाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, जो वीनस है, शुक्र है, शुक्र के साथ साथ एक और ग्रह है अरुण, ये दोनों ग्रह है सूर्य का चक्कर कैसे लगाते हैं? पूरब से पश्चिम दिशा में लगाते हैं, जबकि अन्य सारे ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं? पश्चिम से पूर्व लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। एक तो प्रश्न आपसे पूछता है कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, तब आपका उत्तर होता है मरकरी यानी कि बुध। ठीक, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? ठीक है, तब कौन सा होगा? तब होगा साथियों शुक्र। ठीक है, यानी जो शुक्र है ये पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। ठीक है, अगर मैं यहाँ सौर मंडल की बात करूं तो मान लेते कि सूर्य है, ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये कौन है बीच में? पृथ्वी है। पृथ्वी के पहले कौन है? शुक्र है, और इसके बाद में कौन है? मंगल है। तो शुक्र और मंगल दोनों ही के बीच में कौन है? पृथ्वी है। लेकिन जो मंगल है ना पृथ्वी से अधिक दूरी पर है, और शुक्र जो है पृथ्वी के थोड़ा पास में है। तो आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के नजदीक सबसे ग्रह कौन, सॉरी, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। ठीक है, यानी वीनस है। इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, ओके, ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, यह सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया, भाई सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो कौन है? शुक्र है। इसे सांझ का तारा कहते हैं, इसे भोर का भी तारा कहते हैं, यानी कि शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला तारा कहते हैं, सबसे या फिर सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे प्रश्न उठा सकते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध है, सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध है, तो बुध ग्रह जो हो कि सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं, सबसे गर्म कौन है? शुक्र है, वीनस है। ठीक है, क्योंकि वीनस जो है बुध से ज्यादा अवशोषित करता है किसको? उष्मा को। ठीक है ना, जैसे कि एक व्यक्ति व्हाइट पहन ले, एक व्यक्ति ब्लैक पहन ले, और सामने सूर्य है। ठीक है, सामने सूर्य क्या मतलब? कोई भी ऐसा टेम्परेचर वाली चीज है, मैं व्हाइट शर्ट वाले को आगे रख दूं और ब्लैक शर्ट वाले को पीछे रख दूं, ठीक है, फिर भी सबसे ज्यादा किसको उष्मा मिलेगी? ब्लैक शर्ट वाले को, क्योंकि ब्लैक होता है, क्या होता है? जो रंगीन कपड़ा होता है, सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है। बात समझ पा रहे हैं ना? जी हाँ, ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। ठीक है, शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में विद्यमान है, यानी कि अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। कहां पे? शुक्र ग्रह पे, वीनस पे। ठीक है, जी हाँ। आकार व घनत्व के दृष्टि से यह पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यानी आकार और घनत्व की दृष्टि से ये जो शुक्र है, वीनस है, ये किसके समान है? पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन यानी पृथ्वी की सिस्टर कह दिया जाता है। ठीक है, जी हाँ। आइए आगे बात करते हैं अगले प्लेनेट के बारे में, जो कि कौन है? अर्थ है हमारा, पृथ्वी है। देखिए, मैंने इसके जितना भी मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में बताते चल रहा हूं, ठीक है, उसके बारे में मैंने यहाँ पीछे क्या किया हुआ है? पीछे उसका चित्र भी लगाया हुआ है। ठीक है, उस प्लेनेट का चित्र भी हमने लगाया हुआ है कि वह दिखता कैसा। ठीक, जी हाँ, तो यहां ध्यान दीजिएगा। अभी हम बात करने वाले पृथ्वी के बारे में, यानी कि अर्थ के बारे में। ठीक, तो जो पृथ्वी है साथियों, ध्यान दीजिएगा, यह सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान रखेगा? तो आप सभी को पता भैया कौन सा? तीसरा स्थान। लेकिन आकार की दृष्टि से, तो आकार की दृष्टि से यह पांचवा स्थान रखता है साथी। कौन सा? पांचवा स्थान रखता है। दोनों प्रश्न को ध्यान रखिए, ध्यान सुनिएगा, आपसे पूछा जाता है, दोनों एक साथ ही पूछ लिया जाता है कई बार, कि आकार की दृष्टि से तथा सूर्य से दूरी की क्रम में पृथ्वी का क्रम से कौन सा स्थान है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा, सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा और आकार के क्रम में पांचवें स्थान पर। ठीक, यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या पाया जाता है? जिस पर जीवन पाया जाता है ना। इट इज द ओनली वन प्लैनेट्स, ठीक है, जिस पर क्या पाया जाता है? लाइफ पाया जाता है, यानी कि जीवन पाया जाता है। ठीक, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इट इज द ओनली प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज फाउंड, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ड्यू टू
presence of water on earth it appears blue from space, hence it is also called the blue planets। जो दूसरा ऑप्शन था, दूसरा पॉइंट था उसके बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया आपसे। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना? द अर्थ इज टिल्ड ऑन इट एक्सिस बाई 23.5 डिग्री, है ना? कितना? 23.5 डिग्री है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री। कभी भी आप ग्लोब देखें, ग्लोब देखेंगे जो बड़े बड़े ऑफिस में टेबल पे रखे हुए होते हैं, तो जो ग्लोब होता है, ग्लोब में ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मतलब दर्शाया गया होता है, ठीक है। कभी ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा आपको, है ना? अनचक्के में देखेंगे, अचानक से देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा झुका हुआ दिखाया जाता है। तो वो चूंकि पृथ्वी जो ग्लोब है, पृथ्वी का छोटा रूप है, लघु रूप है, तो वहां पे जो ऐसे झुका हुआ होता है ना, वो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, उसी चीज को दर्शाया गया होता है। एक्चुअल मीनिंग उसका ये है, समझ रहे हैं ना? जी हाँ। तो यह अपने अक्ष पर अगर हम बात करें कितने समय में घूम जाती है, तो जो नॉर्मल समय है वो 24 घंटा है। कितना है? 24 घंटा। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है? तो 24 घंटे में घूम जाती है। मैं अक्ष पर बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, जो घूमना होता है दो तरह का होता है, एक होता है परिक्रमण काल, और एक होता है परिभ्रमण काल। आप सुने ही होंगे, ठीक है। जो परिक्रमण होता है वो अपने अक्ष पर ही होता है। आपको पता है, जैसे कि लट्टू देखें, जैसे मैं मान लेता हूं, जब लट्टू ये नचाया जाता है तो लट्टू अपने स्थान पे ऐसे ऐसे, सबसे बढ़िया जलेबी को समझिए, जलेबी तो सबसे बढ़िया उदाहरण, ठीक है। जब जलेबी को आप देखेंगे, जलेबी बनाने वाला क्या करता है, ऐसे ऐसे गोलियाते रहता है और आगे आगे लेके चलता रहता है, ठीक है। आगे आगे लेके चलता रहता है और ऐसे क्या करता है, गोला कर देता है, ठीक। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है ऐसे ऐसे घूमती रहती है और उसके बाद सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। तो जब ऐसे ऐसे घूमती है अपने अक्ष पे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परिक्रमण काल, यानी कि वह अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटा, ठीक है। और 24 घंटा वास्तव में पूरा नहीं होता, वो होता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड, ठीक है। कितना? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड होता है, ठीक है। वास्तविकता मान ये है, लेकिन मोटा मोटा हिसाब में हम लोग कौन मानते हैं, लगभग में 24 घंटे को मानते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है। अच्छा, परिभ्रमण की बात करेंगे, तो जब पृथ्वी घूमती है ना, ऐसे से घूमते घूमते जब पूरा एक चक्कर घूमते घूमते पूरा कर लेती है, उसको कहते हैं परिभ्रमण। और जो पृथ्वी का परिभ्रमण काल है 365 दिन का होता है। यानी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 365 दिन लगाती है। हालांकि 365 दिन होता नहीं है, वो होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और यही जो 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकेंड बचता है, इसको 4 साल तक जोड़ा जाता है, तो 4 साल में 24 घंटा हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक 4 साल पर एक क्या आ जाता है, लीप वर्ष आ जाता है। और लीप वर्ष में कितने दिन का साल होता है? 366 दिन का एक साल होता है, जबकि वैसे देखा जाए तो 365 दिन का ही होता है, ठीक है। सामान्य वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का। और लीप ईयर 366 दिन का। क्लियर? ओके। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है, जिसकी मैंने बात की ऐसे पहले भी, कि जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसको क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। देखिए, हमने बताया कि शुरुआत के 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र, यानी मरकरी और वीनस के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। लेकिन जो पृथ्वी है, जो तीसरा प्लेनेट है, इसके पास एक सैटेलाइट है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है साथियों? उसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। जी हाँ। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी देखा जाए तो कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। ओके, आइए आगे बात करते हैं। अभी इसी के बारे में थोड़ी और जानकारियां हैं। 2 चीजें और पूछी जाती है, अपसौर और उपसौर करके, ठीक है। क्या पूछा जाता है? अपसौर और उपसौर। देखिए, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। 3 जनवरी को, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, यहां समझो, ये क्या है? सूर्य है, ये सूर्य है और पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो मैं मान लेता हूँ पृथ्वी एक बार यहाँ भी आएगी और एक बार यहाँ भी आएगी। तो पृथ्वी जब सबसे नजदीक होती है, तो जब पृथ्वी यहाँ पे रहेगी तो देख रहे हैं सबसे नजदीक कंडीशन होगा, और यहाँ पे रहेगा तो सबसे दूर कंडीशन रहेगा, सबसे दूर की स्थिति होगी। तो कहा जा रहा है कि जब पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे नजदीक स्थिति पे रहेगी, तो ये कब होता है ऐसा समय? तो ये 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को होता है, ठंडी के समय में, ठीक है। 3 जनवरी को होता है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग?
उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। यानी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उस स्थिति को उपसौर कहता है। और उपसौर वाली घटना कब घटित होता है? 3 जनवरी को। ठीक है, और आगे देखिएगा, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है, यानी सबसे अधिक दूरी पर होता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ध्यान दे लीजिएगा, ये कंडीशन वाले सवाल पूछे जाते हैं कि अपसौर कब होता है, उपसौर कब होता है। ठीक है, तो 4 जुलाई को क्या होता है? अपसौर, और 3 जनवरी को उपसौर होता है। ठीक है साथियों, जी हाँ। आइए आगे बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग मार्स के बारे में बात करेंगे, यानी मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जी हाँ, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है। कौन? मार्स। और अगर देखा जाए जो इनर प्लैनेट्स है, आंतरिक ग्रह का सबसे बाह्य ग्रह है, आंतरिक ग्रह का सबसे अंतिम ग्रह है। ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न जो है ना टेक्निकली पूछे जाते हैं। आंतरिक ग्रह का सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? आंतरिक ग्रह का देख रहे हैं, ऐसे पूछा जाए, आंतरिक ग्रह का सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो मार्स है। ठीक, और सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है। ये बात क्लियर? वेरी गुड। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? ललका ग्रह, लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, और लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाया जाता है। ये पीछे आप चित्र देख पा रहे होंगे, मैंने मंगल ग्रह का चित्र लगाया है। मंगल ग्रह बिल्कुल हूबहू ऐसे ही दिखता है जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। ठीक है, ओके। और एक बात मैं और बता दूं आपको, पृथ्वी के बाद ये जो आपका मंगल ग्रह है ना, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर मानव जीवन बसाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पर, एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां पे मानव जीवन बसाया जा सकता है, जीवन संभव है। और इसके लिए एक व्यक्ति अथक प्रयास कर रहे हैं जिनका नाम है इलोन मस्क। क्या नाम है? इलोन मस्क। आप लोग इनको जानते होंगे। ठीक है, इलोन मस्क की 1-2 कंपनियां हैं, ठीक है, जिनका मैं नाम ले रहा हूं। एक तो टेस्ला जो कार है, इसके बारे में जानते होंगे। इनका एक अलग से स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। क्या नाम है? स्पेस एक्स। तो ये कह सकते हैं कि 21वीं सदी की सबसे क्रांतिकारी इंसान है जो कि मार्स पर यानी मंगल ग्रह पर क्या सोच रहे हैं? जीवन बसाने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, यानी तो अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि पृथ्वी के बाद कौन सा ऐसा प्लेनेट है, कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन बसाया जा सकता है, ठीक है, तो कौन सा प्लेनेट हो सकता है साथियों? तो वो हो सकता है मार्स। क्या हो सकता है? वो मार्स हो सकता है। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मतलब अच्छे से समझ के रखिएगा। ठीक है, जी हाँ, है ना। इसके बारे में थोड़ा अंग्रेजी में भी पढ़ देते हैं। इट इज द 4th प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से दूरी क्रम में चौथा स्थान है। मार्स इज आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट्स, ये है यानी कि मार्स को, यानी जिसको कह रहे हैं हम लोग मंगल, इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल प्लैनेट भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सतह पर क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड, अर्थात मंगल ग्रह का लाल रंग वहां मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण है। द रेड कलर ऑफ मार्स इज ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट देयर। ठीक है, ओके। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। ये भैया कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। ठीक है, और ये कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री। कितना? 25 डिग्री झुका हुआ है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो मार्स है, जो मंगल है, यहाँ पर मानव जीवन पाए जाने के या फिर जीवन बसाए जाने के सर्वाधिक संभावनाएं हैं। किस पर? मार्स पर, मंगल पर। ठीक है, और इसके लिए अथक प्रयास कौन एक व्यक्ति कर रहा है? इलोन मस्क कर रहा है। ठीक है ना, जी हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में बसा भी जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, इस ग्रह पर भी पृथ्वी के समान दिन रात होते, क्योंकि समान झुका हुआ है और दिन रात ठीक लगभग उतना ही होता है जितना पृथ्वी पर होता है। ठीक है, जी हाँ, तो हम लोग यही पढ़ रहे थे। इट इज टिल्ड ऑन इट एक्सिस बाई 25 डिग्री, यानी ये अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री। ठीक, जी हाँ। ऑन दिस प्लेनेट टू देयर आर डे एंड नाइट लाइक द लाइक ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी के समान मंगल ग्रह पर भी क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। ठीक है जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। मंगल ग्रह, देखिए मंगल ग्रह के ना 2 उपग्रह है, 2 सैटेलाइट है। क्या है? 2 सैटेलाइट है।
उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। कौन कौन सा? फोबोस और डीमोस। कौन कौन साथियों? फोबोस और डीमोस। देखिए, बुध और मरकरी के पास कौन उपग्रह नहीं, ठीक। पृथ्वी के पास एक उपग्रह था जिसका नाम चंद्रमा था, एक सैटेलाइट था चंद्रमा, ठीक। मंगल के पास कितने उपग्रह है? 2 उपग्रह है जिसका नाम है फोबोस और डीमोस, ठीक। अब ये जो डीमोस है इसके बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। चलिए मैं पहले प्रश्न ही पूछ लेता हूं कि पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा सैटेलाइट कौन है? पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, यानी कि यह सौर मंडल का सबसे छोटा सैटेलाइट है, सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। कौन? डीमोस, ठीक। और अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो वो है गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का। अभी मैं आगे आके बताता हूं, फिलहाल आप छोटा समझिए, ठीक। जी हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि डीमोस क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। जी हाँ, मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक पर्वत है जो कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए, सौर मंडल की अगर हम बात करें, पूरे सौर मंडल की, तो पूरे सौर मंडल की सबसे ऊंची पर्वत का नाम क्या है? ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया, ठीक। अब अगर हम बात करें कि ये जो निक्स ओलंपिया है इसकी ऊंचाई की, तो यह माउंट एवरेस्ट से भी कितना ज्यादा बड़ा है? 3 गुना, ठीक है। और अगर हम बात करें कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कितनी है, तो लगभग 9 किलोमीटर है। अगर हम मीटर में बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कई जगह 8,850 मीटर भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी भी आयोग द्वारा 8,848 ही माना जाता है। तो यानी लगभग 9 किलोमीटर, यानी 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यानी लगभग 25 किलोमीटर ऊंची पर्वत है। कौन? निक्स ओलंपिया, ठीक है। जी हाँ, ओके। यहाँ अंग्रेजी में है कि मार्स हैज 2 सैटेलाइट, फोबोस एंड डीमोस। डीमोस इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑन द सोलर सिस्टम. There is a mountain named Nix Olympia on Mars, which is the highest mountain in the solar system. The height of Nix Olympia is 3 times more than Mount Everest. Okay? आगे हम बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनते हैं, किसके बारे में? बृहस्पति के बारे में, ठीक है। आइए जानते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर। देखिए, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है? यह 5वां। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा है? 5वां, है ना। और बाह्य ग्रह जो होते हैं उसका पहला ग्रह है, ठीक। तो सूर्य से दूरी के क्रम में यह 5वां ग्रह है। और अगर बात किया जाए आकार की दृष्टि से, तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। यानी सौर मंडल का, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है, जुपिटर है। और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो मैंने बताया पहले ही कि बुध है, ठीक है। तो यह क्या है? सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल का। किस दृष्टि से? आकार की दृष्टि से, ठीक है। जी हाँ, इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता पाई जाती है। किसमें? बृहस्पति में, ठीक। बृहस्पति का गैनीमीड उपग्रह, कौन सा? गैनीमीड उपग्रह है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। कौन सा? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। ध्यान दीजिए, हमने पीछे बात किया कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो आपने कहा डीमोस, ठीक। अगर हम कहें सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, सैटेलाइट कौन सा सबसे बड़ा, तो गैनीमीड है। और गैनीमीड किसका सैटेलाइट है? वो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर का, ठीक है। इसके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है ना, तो हल्के में न लीजिएगा इनको। आगे बात करते हैं। बृहस्पति को सूर्य का परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीना, यानी कि लगभग की बात करें तो 12 साल लग जाते हैं। कितने? 12 साल लग जाते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर को सूर्य का परिक्रमा करने में, सन का चक्कर पूरा करने में, ठीक है। जी हाँ, अगर हम बात करें कि अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है, तो यह अपने अक्ष पर लगभग 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। यानी जैसे मैंने बताया ना, इसे जलेबी छाना जाता है ना, तो ये जो एक चक्कर होता है ना, ठीक है, जो एक चक्कर होता है यही इतना घूमने में इसको कितना समय लगता है? 10 घंटे। किसको? बृहस्पति को। और हमारी पृथ्वी को कितना लग रहा था? हमारी पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का लग रहा था। अगर हमारे पृथ्वी को 24 घंटा लग रहा था, तो इसमें 12 घंटे का क्या हो रहा था? दिन हो रहा था। और 12 घंटे का क्या हो रहा था? रात हो रहा था। अब अगर ये 10 घंटे में पूरा कर ले रहा चक्कर, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा 5 घंटे का दिन, 5 घंटे क्या होगा? दिन, और 5 घंटे ही क्या होगा? रात भी होगा, ठीक है। जी हाँ,
जैसे कि हमने आपको परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों को समझाया एक जलेबी के उदाहरण लेके, ठीक है, वैसे आप समझ जाएंगे क्योंकि उसको आपने देखा भी है। तो अगर हम बात करें आगे, तो बृहस्पति गैसों व तरल पदार्थों की बनी हुई है, ठीक है। जो बृहस्पति प्लेनेट है, आपको पीछे दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपके, जो बृहस्पति प्लेनेट है ये किसका बना हुआ है, तो यह गैसों और तरल पदार्थों का बना हुआ है, ठीक है। जी हाँ, अंग्रेजी में भी एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग समझ लिए इसे भी। इट इज द फिफ्थ प्लेनेट इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन टर्म ऑफ साइज, साइज की दृष्टि से सबसे बड़ा है। देयर इज अ अबाउंडेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस प्लेनेट, ठीक है, यानी इस प्लेनेट पर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन और हीलियम भी, ठीक है। जुपिटर्स गैनीमीड सैटेलाइट इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, यानी जो जुपिटर का सैटेलाइट है गैनीमीड, ठीक है, ये पूरे सोलर सिस्टम का क्या है, सबसे बड़ा सैटेलाइट है। जुपिटर टेक्स 11 ईयर 9 मंथ, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 12 ईयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन ऑन इट एक्सिस इन अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स, यानी यह अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है, 10 घंटे में लगभग। जुपिटर इज मेड ऑफ गैसेज एंड लिक्विड, जैसा कि मैंने बताया कि जुपिटर जो है गैसों और तरल पदार्थों, यानी कि बृहस्पति गैसों और तरल पदार्थों का बना हुआ है, ठीक है। जी हाँ, आगे बात कर लेते हैं। हाँ, इसके बारे में हो गया, ठीक है, आगे आइए, आगे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, शनि, शनि के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो आपका बृहस्पति था वो शनि है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद समझाने की प्रयत्न कर रहा हूँ। बृहस्पति और शनि में आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास, या फिर पूरे सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसके पास सर्वाधिक उपग्रह है। तो अभी भी आयोग किसको मानता है, शनि को, ठीक है। इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह, किसके पास, शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह। अब कितने उपग्रह हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और बृहस्पति के पास अगर अभी आप सर्च करेंगे तो लगभग आपको 92 शो करेगा, कितना, 92, ठीक है। और सैटर्न यानी शनि के बारे में सर्च करेंगे तो आपको 83 दिखाएगा। लेकिन जो 92 बढ़े हैं इसमें, यानी कि जो पूरा 92 है, जो भी इसमें सैटेलाइट की संख्या बढ़ी हुई है उसको भी मान्य नहीं किया गया, पूरी तरह से नहीं किया गया, बस हाँ ये बता दिया गया कि इतने सैटेलाइट इसके इर्द गिर्द और है, ठीक है ना। तो अभी भी सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है, शनि के पास है, सैटर्न के पास है, यही आयोग का मतलब उत्तर मानता है, ठीक है। जी हाँ, तो आइए आगे चर्चा करते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में है कौन सा स्थान है, छठवां, और आकार की दृष्टि से दूसरा, आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है, सैटर्न है, और सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा है, छठवां है, ठीक है। यह हमने लिखा भी कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सैटर्न यानी शनि है। इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, इन वलयों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। देखिए, जो सैटर्न है, जो शनि प्लैनेट्स है, इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, ठीक है, रिंग पाए जाते हैं ना, और इन रिंग्स की संख्या कितनी होती है, 7 होता है, ठीक है। हालांकि अरुण और वरुण के पास भी रिंग्स पाए जाते हैं, लेकिन अरुण यानी जिसको हम लोग यूरेनस कहते हैं उसके पास 5 रिंग है, और जो वरुण है उसके पास 6 रिंग है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिंग किसके पास है, शनि के पास, कितना, 7 है, ओके। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है। देखिए, शनि के जितने भी उपग्रह लगभग 80 प्लस है, तो उनमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, टाइटन। देखिए, यहाँ पे टाइटन का चर्चा इसलिए किया गया है क्योंकि इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, एक बार नहीं पूछा गया है, कई बार पूछा गया भाई टाइटन किसका उपग्रह है, ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो टाइटन है, ठीक है। तो टाइटन को सदैव ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इसका घनत्व तो सबसे कम होता है, ठीक है। इसका जो डेंसिटी है वो क्या होता है, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी जो है इसका सबसे कम होता है, पूरे ग्रहों में सबसे कम किसका डेंसिटी है, शनि का है, ठीक है। यानी इतना कम है इसका, यानी इसका जो डेंसिटी इतना कम, जो आपको चित्र पर दिख रहा होगा, यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका डेंसिटी इतना कम है कि पानी में भी तैर सकता है, कहाँ, पानी में भी तैर सकता है, ठीक है, इतना ज्यादा डेंसिटी इसकी कम है, ठीक है। तो इसको एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं, ठीक है। तो इट इज द 6th प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इन टर्म ऑफ साइज, इन टर्म ऑफ साइज यानी आकार की दृष्टि से। रिंग्स आर फाउंड अराउंड इट,
द नंबर ऑफ दीज रिंग्स इज 7, यानी इसके चारों तरफ जो रिंग्स पाए जाते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके चारों तरफ रिंग ऐसे ऐसे घूम रहे दिखाई दे रहे होंगे, इनकी संख्या 7 है, ठीक है ना, है ना। और ये बने, अच्छा ये जो रिंग्स है ये किसके हैं, धूल कण के ही है, ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़े, जो छोटे छोटे पिंड है उन्हीं के बने हुए हैं, है ना, धूल कण के ही। सैटर्न लार्जेस्ट सैटेलाइट इज टाइटन, यानी जो सैटर्न है, शनि है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है, कौन है, टाइटन, ठीक। इट हैज द लोवेस्ट डेंसिटी, यानी इसका जो घनत्व होता है सबसे कम होता है, जैसा कि मैंने बताया पानी में भी तैर सकता है, इतना ज्यादा कम है इसका डेंसिटी यानी कि घनत्व। आगे हम बात करें अरूण के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अच्छे समझने का प्रयत्न करिएगा। अरूण, ठीक है ना, जी हाँ, यानी कि यूरेनस। तो सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान है, 7वां, और आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है इसका, तीसरा। आकार की दृष्टि से तीसरा और सूर्य से दूरी के क्रम में इसका 7वां स्थान है, ठीक है। यहां हमने लिखा भी है कि आकार की दृष्टि से इसका तीसरा बड़ा ग्रह है यह है। 13 मार्च 1781 ईस्वी को अरुण ग्रह की खोज किसने किया था, विलियम हर्शल नामक व्यक्ति ने किया था। किसने, विलियम हर्शल नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको आसमानी कलर का ये जो आपका प्लेनेट है दिख भी रहा होगा, यहाँ पे हमने चित्र भी लगाया, ठीक है। इसके चारों तरफ देख रहे होंगे तो इसके चारों तरफ भी वलय घूम रहे हैं, और इन वलयों की संख्या कितनी है, तो इन वलयों की संख्या साथियों कितना, 5 है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह अपने अक्ष पर लगभग कितना झुका हुआ है, 82 डिग्री। कितना झुका हुआ, 82 डिग्री झुका हुआ है ना। अगर 82 डिग्री झुका हुआ तो समझिए कि अगर 100% से कितना दूर है, ठीक है, लगभग 18% दूर है, यानी कि लगभग लगभग सोया हुआ है, ठीक है। तो 82 डिग्री झुका हुआ है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह, है ना, स्लीपिंग प्लेनेट कहते हैं इसको, ठीक है। यह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। देखिए यह सूर्य से सबसे दूर भी नहीं है, सूर्य से सबसे दूर कौन है, वरुण है, तो सबसे ठंडा कौन होना चाहिए, वरुण होना चाहिए, लेकिन सबसे ठंडा कौन है, अरुण ही है, ठीक है, जो कि वरुण के ठीक पहले आता है। इसका कारण यह है कि अपने अक्ष पर कितना झुका है, 82 डिग्री। जब 82 डिग्री झुका है तो इसको उतना ज्यादा सूर्य का रोशनी मिल नहीं पाता, और यह क्या हो जाता है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा ठंडा रहता है, ठीक है। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, अरे बोलो, तो सबसे ठंडा ग्रह है वरुण, जिसको हम लोग यूरेनस कहते हैं। और सबसे गर्म ग्रह है, याद है, वीनस है। शुक्र, जिसकी हमने शुरुआत में ही चर्चा किया, बुध के बाद आता है, सूर्य से दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाने का प्रयत्न करूंगा, और आइएगा आप पीछे, मैप पर समझा दूं जरा सा आपको, है ना, समझ जाएंगे तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। यहाँ, ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जो शुरू का दूसरा था और अंतिम का दूसरा था, ठीक है, शुरू का दूसरा, अंतिम का दूसरा, ये चक्कर किसे लगा रहे थे, ये चक्कर लगाते हैं पूरब से पश्चिम दिशा में। कैसे, पूरब से पश्चिम दिशा में, यानी ईस्ट से वेस्ट। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व लगाते हैं, लेकिन शुरुआत का दूसरा और अंतिम का दूसरा पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, पहला पॉइंट। और इन्हीं दोनों के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये दोनों, जो शुरुआत का दूसर का है, ये सबसे गर्म है, सबसे गर्म शुरुआत का दूसर का, और अंतिम से दूसर का सबसे ठंडा है। क्या है, सबसे ठंडा, यानी जो थोड़ी सी अलग विशेषता दिख रही है वो शुरुआत से दूसर के की और अंतिम से दूसर के का हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसको मैप के माध्यम से ही याद रख सकते हैं ना। शुरुआत से सबसे गर्म ये है, ठीक है, कौन, वीनस। वीनस क्या है, सबसे गर्म है, और सबसे ठंडा कौन है, यूरेनस है, जो कि अंतिम से दूसर का है। क्लियर है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ठीक है, जी हाँ। अब आइए आगे बढ़ते जहां हम पहुंचे थे, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, ठीक है, अरुण पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं ना, ठीक है। तो हमने बताया कि यह अपने अक्ष पर कितना झुका है, 82 डिग्री, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता होती है, इसलिए यह ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। किस रंग का, हरे रंग का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरा ग्रह कौन है, या फिर किस प्लेनेट को हम लोग ग्रीन प्लेनेट कहते हैं, हरा प्लेनेट कहते हैं, तो किसको कहते हैं, यूरेनस को कहते हैं, यानी कि अरुण ग्रह को कहते हैं। क्लियर है, जी हाँ। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है,
टाइटेनिया है। देखिए यहां ध्यान रखिएगा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन था? टाइटन था, ठीक है। और यहाँ पे ट्रास्टेनिया लिख दिया गया, ट्रास्टेनिया नहीं रहेगा, ट्राइटेनिया रहेगा। क्या रहेगा? ट्राइटेनिया, ठीक है। टाइटन शनि का है और ट्राइटेनिया किसका है? अरुण का है, ठीक है ना। बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। सूर्य की परिक्रमा करने में यह कुल कितने समय लेता है? तो यह 84 साल का समय लेता है। कौन? अरुण, यूरेनस। यानी जो यूरेनस है सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय ले रहा है? 84 ईयर्स का, यानी 84 ईयर्स का। कितना? 84 ईयर का समय लगाता है सूर्य का चक्कर पूरा करने में, है ना। तो टाइटन और ट्राइटेनिया में अंतर समझ के रखिएगा। इसको एक बार अंग्रेजी में पढ़ देते हैं, समझ लीजिएगा। इट इज द 7th प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। It is the third largest planet in terms of size. 13 March 1781, Uranus was discovered by William Herschel. It is tilted approximately 82° on its axis. Hence, it is also called a lying planet या फिर sleeping planet. sleeping planet आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लेटा हुआ है, इतना ज़्यादा झुक गया अपने अक्ष पर, क्योंकि इसका झुकने की वजह से इसको स्लीपिंग प्लैनेट यानी कि लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है। जी हाँ, आगे बात करें तो दिस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम, यानी यह पूरे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है साथियों, ठीक है। देयर इज अबाउंडेंस ऑफ मेथेन गैस ऑन दिस प्लैनेट, हेंस द प्लैनेट अपीयर्स ग्रीन इन कलर, यानी कि यह रंग में कैसा दिखता है? हरा दिखता है। यानी हरा ग्रह किसको हम लोग कह सकते हैं? अरुण ग्रह को कह सकते हैं, ठीक। इट इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इज टाइटेनिया होगा या टेस्टेनिया लिख दिया गया, जैसा कि मैंने आपको वहां पे बताया, ठीक है। जी हाँ, इट टेक्स अ टोटल ऑफ 84 ईयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी यह सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84 साल का समय लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आए बात करें एकदम अंतिम ग्रह की, वरुण की, ठीक है। बने रहिएगा साथ में, अभी हम थोड़ा सा 5 मिनट और लेंगे रिवाइज करवाने के लिए, ठीक है। मौखिक रूप से यहीं पर रिवाइज हो जाएगा आपका। वरुण यानी कि नेपच्यून की बात करेंगे अब हम लोग, है ना। जी हाँ, तो इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? जॉन गॉले ने किया था, ठीक है। सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे अंतिम ग्रह है और आकार की दृष्टि से यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? चौथा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। सूर्य का परिक्रमा करने में इसे कितना समय लगता है? लगभग 165 साल का समय लगता है। चूंकि इतना दूर है ना, इस वजह से इसको लगभग कितना समय लग जाता है? 165 साल का। इसमें भी वलय पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। इन छल्लों की संख्या कितनी है? 6 है। आपको इसमें दिख पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग इसमें चित्र में। तो ये हो गए आपके 8 प्लैनेट्स हो गए, 8 उपग्रह हो गए, ठीक है। ये आपके 8 प्लैनेट्स हो गए, 8 प्लैनेट्स, हाँ। और इनके सैटेलाइट्स के बारे में भी हमने चर्चा करा। अब हम आएंगे एक बार फिर से शुरू से, ठीक है। चित्र पर आएंगे, जो पहला हमने सौरमंडल वाला लिया हुआ था उस पर आकर के सारी चीज़ों को एक बार क्लियर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। मौखिक रूप से मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक। आइए, ठीक है। हाँ, तो शुरू हो जाइएगा आप लोग भी, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग भी, ठीक। सबसे छोटा ग्रह है मरकरी, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है मरकरी यानी कि बुध, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह है वीनस, भोर का तारा वीनस, सांझ का तारा वीनस, पृथ्वी की बहन वीनस। यहाँ तक पृथ्वी का बहन जीजा कुछ भी कहते, कोई भी रिश्तेदारी वाला प्रश्न आपसे पूछता है तो आप सीधे सीधे किस पर पूछेगा? वीनस यानी कि शुक्र पर। अगर रिश्तेदारी किसी से लगा रहा है तो आप वीनस पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। जी हाँ, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह है वीनस। नीला ग्रह है पृथ्वी। वायुमंडल किस पर पाया जाता है? पृथ्वी पर पाया जाता है। जीवन किस पर पाया जाता है? पृथ्वी पर पाया जाता है। आकार की दृष्टि से कौन सा क्रम इसका? 5वां है। सूर्य से दूरी के क्रम में 3रा है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं, ठीक है। मंगल को कहते हैं ना। मंगल अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री। पृथ्वी कितना झुका हुआ था? 23.5 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से सबसे बड़ा
ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर यानी बृहस्पति और मार्स के बीच में क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी एस्टेरॉयड या मेटेरॉयड्स किन दो प्लैनेट्स के बीच में पाए जाते हैं, तो जुपिटर और मार्स यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। जुपिटर का जो सबसे बड़ा उपग्रह सैटेलाइट है उसका नाम है गैनीमीड, यानी कि सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है, गैनीमीड। सबसे छोटा सैटेलाइट कौन है, तो वो डीमोस है। और डीमोस किसका सैटेलाइट है, तो ये है मार्स का यानी मंगल का। ठीक है, सबसे ज्यादा वलय किस ग्रह के पास है, किस प्लेनेट के पास है, तो शनि के पास है। कितना है, 7 है। सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस। ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे अंतिम ग्रह कौन है, तो वो है नेपच्यून। प्लूटो को बौने ग्रह में रख दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। और सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन है, तो प्राक्सिमा सेंचुरी है। कौन है, प्राक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी कुछ प्रश्न हैं। मैं इसके बाद एक सेशन लूंगा जिसमें मैं सौर मंडल से, ठीक है, जिससे मैं इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस और आंसर्स पर चर्चा करूंगा। लगभग 30-40 प्रश्न जो भी निकलेंगे महत्वपूर्ण वो प्रश्नों को मैं निकालूंगा और आपके समक्ष मैं उन प्रश्नों को लेकर के हाजिर होऊंगा इसके जस्ट बाद वाले ही वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपना विचार कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिए। और यदि पहली बार आए हैं संकल्प संदीप के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब चैनल पर, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।